हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर, एंड आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन है और आपकी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज उड़ान सीरीज के अंदर इस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 11 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए और ध्यान से समझना चैप्टर को। सो वॉच टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनअकैडमी इज हियर विद अ ग्रेट 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 ऑफर फॉर योर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। तो आपके नीट यूजी की प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए, आपके लिए और आसान बनाने के लिए अनअकैडमी इज हियर विद अ वंडरफुल ऑफर, जिसमें आपके नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जो है दे आर स्टार्टिंग एट ओनली ₹4,999। तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है अपने नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे। और ये ऑफर जो है वो दिसंबर 6 के बाद जो है वो हाइक हो जाएगा, प्राइसेस जो है वो अप हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोड यूज करना है SN09 डिस्काउंट्स के लिए। तो लिंक पे क्लिक करो, अपना कोर्स चूज करो एंड यूज द कोड SN09 फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट्स। चलिए ओके, अगर आप नीट यूजी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच जो है वो पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज दिस इज फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें आपको ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाएंगे आपकी प्रिपरेशन को कैसे इन 4-5 मंथ्स में एलिवेट करना है। तो ये टॉप एडुकेटर्स आपकी पूरी 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 हेल्प करेंगे। उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन for your NEET 2025 preparation. लिंक इज अगेन इन डिस्क्रिप्शन। आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपना ये कोर्स चूज करना है, दैट इज फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच फॉर NEET 2025। तो आपको कोर्स चूज करके SN09 कोड को यूज करना है ताकि आपको इस पे भी डिस्काउंट मिले। ओके, next, if you are preparing for NEET 2026, then Team Titans is here with a wonderful batch that is Nimbus Pro Reloaded, जिसके अंदर 500 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे। 4,999 पे आपको ये कोर्स मिल रहा है और ये कोर्स अभी लाइव है। तो डिले मत कीजिए, जल्दी जल्दी कोर्स को परचेज कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर NEET 2026 प्रिपरेशन। सो हरी अप गाइस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यूज द कोड SN09 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहला वर्ड जो है इस टाइटल का दैट इज एनाटॉमी। देखो दो टर्म्स होती हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई चीज बाहर से देखने में कैसे लग रही है। आप इस पेन को देखेंगे, ब्लैक इन कलर है, एक निब है इसके पास, इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट ये अंदर से कैसा है, इसके अंदर रिफिल है या फिर क्या स्ट्रक्चर है अंदर के, वो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो होती है एनाटॉमी। जब हम इसको बाहर से देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, तो वो होती है उसकी मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट और ऑर्गेनिज्म एंड मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। जब हम बाहर से एक्सटर्नली अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो कहलाती है उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्लांट की, उस एनिमल की मॉर्फोलॉजी। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसे टिश्यू है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो होती है उसकी एनाटॉमी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। उनके अंदर कैसे टिश्यूज हैं, कौन सा टिश्यू सिस्टम है, उनकी रूट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम का स्ट्रक्चर क्या है, लीव्स में कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो सब हम इस चैप्टर में, इस वन शॉर्ट लेक्चर में सब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। अब इस चैप्टर में हमने टिश्यूज के बारे में, प्लांट के अंदर कैसे टिश्यू हैं, बेसिकली एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह के टिश्यू है, हमने डिटेल में पढ़ना है। पर उसके पहले टिश्यू वर्ड का मतलब क्या है। टिश्यू इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन है, वो सेम काम करते हैं, सेम जैसे सेल्स का एक ग्रुप है और वो सेल जो है वो इकट्ठे, अभी अलग अलग सेल्स है मेरे पास 5-6, ये सेल्स ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया कि आओ भाइयों मिलके एक ही काम करेंगे। तो इन्होंने ग्रुप बना लिया जिसको हमने बोला टिश्यू। क्लियर है? तो टिश्यू क्या है बच्चे, इट्स ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, मतलब जो एक ही तरह के सेल से डिराइव हुए हैं, उनका ओरिजिन कैसा है, कॉमन है, और वो एक जैसा ही काम करते हैं। उन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम कि टिश्यूज के टाइप्स क्या हैं। अब प्लांट के अंदर टिश्यू, अब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें टिश्यूज या सेल्स भी अलग अलग होंगे, सेम जैसे सेल तो नहीं हर काम कर सकता, तो इसीलिए टिश्यूज के कुछ टाइप्स हैं।
तो प्लांट के अंदर बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, कि जिन सेल्स से वो टिश्यू बना है, क्या वो सेल्स डिवाइड करके आगे और सेल्स बना सकते हैं, या फिर उन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया है, यानी रिटायरमेंट ले ली है। तो जो टिश्यू जिसके सेल्स अभी डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि टिश्यूज वेयर एक्टिव सेल डिवीजन एंड ग्रोथ अकर्स। ऐसा टिश्यू जो उन सेल से बना है जो आगे डिवाइड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दूसरी तरफ आते हैं ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। बेसिकली जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर करके थक जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि अब हमें एक परमानेंट काम दे दो, हम डिवाइड करके थक चुके हैं, हमें एक परमानेंट काम दे दो। तो वो क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू, जहां पे देखो सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स हैं पर अब वो थक गए हैं, उनको और डिवाइड नहीं करना, तो वो क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, एक ही स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर कर लेंगे और अपना फंक्शन जो अपना रोल उनको प्ले करना है वो भी फिक्स कर लेंगे कि अब पूरी लाइफ जब तक भी हम जिंदा हैं यही काम करेंगे। ठीक है, तो वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो फिक्स कर लेते हैं और उनकी जो एबिलिटी टू डिवाइड है वो लॉस्ट हो जाती है, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये भी आगे दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दो टाइप्स हमने पढ़ी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी एमटी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो टिश्यू आएगा जो प्लांट के अंदर शुरू से ही, जब प्लांट नया नया पैदा हुआ उसके अंदर अर्ली लाइफ से ही प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है, इट अपीयर इन अर्ली प्लांट लाइफ, तो मतलब शुरू से ही प्लांट की लाइफ में ये प्रेजेंट हो जाता है। एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो भी प्लांट के प्राइमरी पार्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये भी आगे दो टाइप का है, एपिकल और इंटरकैलरी। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये शुरू से ही प्रेजेंट नहीं होता, ये बाद में आता है। सेकेंड मतलब ये पहले नहीं था, बाद में आया। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो भी प्लांट के मैच्योर रीजन्स हैं, जो थोड़ा ग्रो कर गए हैं, मैच्योर हैं, वहां पे प्रेजेंट होगा, रूट या शूट के अंदर। तो दे आर प्रेजेंट एट द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, हमारी रूट या स्टेम के जो भी मैच्योर हिस्से हैं वहां पे प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर भी एक टाइप आती है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब देखो एक प्लांट बॉडी है, सपोज ये मेरे पास एक स्टेम है, ठीक है, अब इसके अंदर जो टिप पे प्रेजेंट है वो होगा एपिकल मेरिस्टम, जो एकदम एपेक्स पे प्रेजेंट है, एपेक्स से एपिकल। ठीक है, जो कहीं कहीं बीच में प्रेजेंट है, सपोज ये मैच्योर टिश्यू है मेरे पास, ये भी एक मैच्योर टिश्यू है, इनके बीच में ये जो प्रेजेंट है वो है इंटरकैलरी। इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू कौन प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल और इंटरकैलरी किस में आते थे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। देन एक आता है लेटरल मेरिस्टम, जो इस तरह से साइड वाइज प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट की लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है कौन, लेटरल मेरिस्टम, और ये किस में आता था, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। क्लियर है इतना, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द टिप्स, देन इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। और सपोज अब ये मेरे पास है एक ग्रास, लेट्स अज्यूम ग्रास है, अब इसको तो जो हर्बीवोर्स हैं वो खा जाएंगे, ग्रेजिंग करते हैं ना हर्बीवोर्स, तो घास को तो वो खा जाएंगे, तो ऊपर का हिस्सा एपिकल मेरिस्टम अगर हर्बीवोर्स खा गए तो फिर उस ग्रास की क्या हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, इन ग्रासेस जिनको हर्बीवोर्स खा जाते हैं, दैट आर ग्रेज्ड बाय द हर्बीवोर्स। क्लियर है ये पॉइंट। लास्ट में हमने पढ़ा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट था, प्लांट की लेटरल साइड्स में, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की चौड़ाई, उसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए। एपिकल और इंटरकैलरी क्या कर रहे थे, उसकी हाइट इंक्रीज करा रहे थे, पर लेटरल मेरिस्टम साइड्स में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, प्लांट को ऐसे मोटा बना देगा, तो उसकी विड्थ और गर्थ को इंक्रीज करेगा लेटरल मेरिस्टम। ये एक सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है और ये जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट्स में प्रेजेंट है, मतलब डाइकोट्स में प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म्स के केस में, और जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो भी सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम वो सब बनता है, वो किससे बनता है, हमारे लेटरल मेरिस्टम से। तो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाएगा, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर।
चलिए अब एपिकल मेरिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली एपिकल मेरिस्टम इट अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। जो रूट के टिप पे प्रेजेंट है, जो एपिकल मेरिस्टम रूट में पड़ा है उसको हम बोल देंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, RAM। ठीक है, जो शूट यानी स्टेम के एपेक्स पे पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम, SAM। ठीक है, तो शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, सैम एंड राम। क्लियर है इतना। अब सपोज ये एक डायग्राम समझिए आप, ये ऊपर है मेरे पास स्टेम शूट, स्टेम के बिल्कुल एपेक्स पे क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट के केस में सबसे टिप पे टर्मिनल पोजीशन पे क्या है, रूट हेयर है, उसके बाद प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि सबसे एंड पे तो रूट हेयर आते हैं ना रूट्स में। तो क्या बच्चे रूट के केस में जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है वो टर्मिनल है या सब टर्मिनल है? तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे पेपर में कि रूट के केस में जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है वो क्या है, सब टर्मिनल या टर्मिनल? टर्मिनल पोजीशन पे तो रूट हेयर प्रेजेंट है, तो रूट एपिकल मेरिस्टम क्या हुआ, सब टर्मिनल। तो रूट एपिकल मेरिस्टम क्या है बच्चों, सब टर्मिनल। बट शूट के केस में तो ये बिल्कुल टॉप पे पड़ा है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो उसके केस में, शूट के केस में हमारा एपिकल मेरिस्टम कैसा है, टर्मिनल। ये ध्यान रखना है, रूट के केस में सब टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशन पे क्या है, रूट हेयर। ठीक है, शूट के केस में क्या है, टर्मिनल। क्लियर है इतना। तो चलिए अब एपिकल मेरिस्टम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ, यानी कि प्लांट की हाइट इंक्रीज कराता है, उसकी वर्टिकल ग्रोथ कराता है। क्लियर है जी ये चीजें। चलो अब सपोज बच्चों मेरे पास एक स्टेम है जिसकी टिप पे क्या प्रेजेंट है, मेरा शूट एपिकल मेरिस्टम। अब वो स्टेम ग्रो तो करेगी, उसके साथ साथ उसका शूट एपिकल मेरिस्टम भी कहाँ ऊपर एपेक्स पे ही जाएगा वो तो, बट जब ये ग्रोथ हो रही है तो शूट एपिकल मेरिस्टम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना वो पीछे छूट जाता है, ये देखो यहाँ। ठीक है, ये पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा। तो जब ये शूट जो है ग्रो कर रही थी तो वैसे तो एपेक्स पे ही जाएगा ना एपिकल मेरिस्टम हमारा, बट थोड़ा थोड़ा एपिकल मेरिस्टम जो है वो पीछे छूट गया। सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड, और यहीं से क्या बनेगी, हमारी एक्सिलरी बड्स बनेंगी। और ये एक्सिलरी बड्स जो हैं वो लीफ के एक्सिल, सपोज यहां से मेरे पास कोई लीफ ओरिजिनेट हो रही है, स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सिल। तो ये एक्सिलरी बड कहां प्रेजेंट है, उस एक्सिल के अंदर। ये मेरी स्टेम है, सपोज यहां से निकली लीफ और इसके एक्सिल में, इस एंगल में क्या बन गई, यहाँ पे एक्सिलरी बड। क्लियर। और ये एक्सिलरी बड जो है वो आगे एक नई ब्रांच बना सकती है। क्लियर है इतना। तो एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेरिस्टम जरूरी है या कौन सा मेरिस्टम इन्वॉल्व है इसमें, तो आपका आंसर आएगा शूट एपिकल मेरिस्टम। क्लियर है इतना। शूट एपिकल मेरिस्टम, अगर पेपर में सीधा एपिकल मेरिस्टम भी ऑप्शन में दिया है, उसके अलावा सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये सब दिया हुआ है, तो आप वहां एपिकल मेरिस्टम को चूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। शूट एपिकल मेरिस्टम भी एक तरह से एपिकल मेरिस्टम ही तो है, इट्स अ टाइप ओनली। चलिए ओके अब ये हमने बात कर ली पीछे कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू कौन से थे, परमानेंट। परमानेंट कैसे बने थे, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले सेल्स ग्रो करके डिवाइड करके थक गए तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें, परमानेंट टिश्यू में। उन्होंने एक प्रॉपर फंक्शन ले लिया कि हमें अब यही काम करना है, एक परमानेंट जॉब ले ली, तो वो क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू। क्लियर। अब ये परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं, या तो वो सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स, या तो सीधे साधे हैं या थोड़े टेढ़े से हैं। तो सिंपल वाले क्या है, बेसिकली ये जो टिश्यू है इसके सेल्स बने होंगे, मतलब ये टिश्यू जो है वो पूरा किससे बना होगा, सेम तरह के सेल से, बिल्कुल सेम सेल्स जो हैं वो ग्रुप बनाएंगे और क्या बना लेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल सेम सेम है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने ग्रुप बनाया और क्या बना लिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब दूसरी तरफ अब अलग अलग सेल्स, कोई कहीं से, आप देखो आप अपनी क्लास में भी फ्रेंड्स बनते हो, कोई कहाँ से होता है, कोई कहीं, किसका घर कहीं है, सब अलग अलग होते हो, है ना, किसी की हैबिट्स कैसी होती हैं, बट फिर भी आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी इसी तरह का है। ये किससे बना है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो एक साथ इकट्ठे काम करते हैं एज अ यूनिट। तो सिंपल में सेम टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है टिश्यू। क्लियर। अब सिंपल में तीन हमारे पास टिश्यू आते हैं, देयर आर 3 परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें दो टाइप्स करनी है, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होता है, बट
हमें पता है हम भूल जाते हैं, है ना। तो अब हम इस लेक्चर में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ, यानी कि हमारा पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज पेरेन्काइमा। अब ये जो है मेजरली प्लांट्स में प्रेजेंट है। इट इज द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन। प्लांट के जो ऑर्गन है उनमें मेजर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के जो सेल्स है वो क्या है, आइसोडायमेट्रिक। मतलब अब सेल की शेप जो है देखो, वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, अलग अलग शेप हो सकती है। मतलब मैं ऐसे बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, ये जो मेरे पास डायामीटर आएगा, डिस्टेंस आएगा, वो सेम होगा। तो सेल्स जिस भी टाइप के हों बट वो कैसे होंगे, आइसोडायामेट्रिक। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे अब आप डायग्राम में देखिए, ये सेल्स कैसे हैं, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, राउंड, पॉलीगोनल से, ये आपस में ज्वाइंट है। अब ये जो है वो क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, बट इनमें थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो हो सकती हैं। क्लियर इतनी बात। देयर वॉल्स आर थिन, इनकी वॉल्स जो है वो बिल्कुल थिन होंगी, और किससे बनी होंगी, सेल्यूलोज से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पेरेन्काइमा जो टिश्यू है उनके सेल्स की वॉल किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड है विद स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये हमने कर लिया। और इनका फंक्शन क्या होता है बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कैसे कराएंगे, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। और जो पेरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो और वो फोटोसिंथेसिस करा सके, उसको और क्या बोल सकते हैं, क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। और वो क्या करा सकता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। देन ये स्टोरेज, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ और मटेरियल्स, रेजिन्स वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं, और ये कुछ चीजें सिक्रीट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज है कि जो हमारे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके अंदर जो पेरेन्काइमा है वो उनके अंदर बड़ी बड़ी एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं। मतलब पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं उनके अंदर एयर कैविटी बड़ी होंगी। अब अगर किसी सेल के अंदर एयर प्रेजेंट है तो वो हल्का फुल्का हो जाएगा। तो मतलब जो प्लांट्स को वाटर सरफेस पे फ्लोट करना है, अगर उनके सेल्स हल्के फुल्के हैं तो वो इजीली फ्लोट कर पाएंगे, ब्यूएंसी मिलेगी उनको। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिनके अंदर एयर कैविटीज है, हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट है, उनको क्या बोलेंगे बच्चे, उनको बोलेंगे हम एरेन्काइमा। एयर फिल्ड कैविटीज वाले पेरेन्काइमा को क्या बोलना है, एरेन्काइमा। और किस में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफाइट्स में। और क्या काम करेंगे, ब्यूएंसी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो प्लांट फ्लोट कर सके वाटर सरफेस पे। क्लियर है। दो वेरिएशन पढ़ी हमने पेरेन्काइमा में, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा दे आर ऑल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनमें आप बच्चे सेल्स देखिए, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं, कोई स्पेस नहीं है। और इनकी जो वॉल्स हैं वहां पे वो थिक है, उनके कॉर्नर्स जो हैं, इनके वॉल्स के कॉर्नर्स वो थिक हैं, क्योंकि वहां पे कुछ खास मटेरियल डिपॉजिट है। क्या डिपॉजिट होगा वहां पे, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स। जो सेल्स हैं उनके कॉर्नर्स थिक होंगे, क्योंकि वहां सेल वॉल पे क्या डिपॉजिट है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है। अब ये जो टिश्यू है कॉलेन्काइमा, वो प्रेजेंट कहां होगा, ये हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है सबसे टॉप लेयर, किसी भी सरफेस की प्लांट में सबसे टॉप लेयर क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में ये प्रेजेंट होंगे, या तो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर में, सपोज ये मेरे पास एपिडर्मिस है, इसके नीचे कॉन्टिन्यूअस लेयर बना के प्रेजेंट होंगे कॉलेन्काइमा, या फिर ये इस तरह से पैचेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या तो होमोजीनियस कॉन्टिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होंगे, या फिर इन पैचेस। क्लियर है इतना। अब इनके जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, एंड इनमें भी क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। और जहां क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस तो करा ही सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा कॉलेन्काइमा का जो मेजर फंक्शन है बच्चे, वो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्लांट के पार्ट अभी नए नए बने हैं, दे आर डेलिकेट न्यूली फॉर्म्ड पार्ट हैं, उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी लीफ की पेटियोल, जो अभी नई नई लीफ बनी है उसकी पेटियोल बहुत ही टेंडर होगी, है ना, बहुत ही नाजुक होगी, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, कॉलेन्काइमा। वहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, कॉलेन्काइमा। तो यहाँ लिखा भी है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट के, नए नए बने हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल
सपोर्ट। चलिए लास्ट हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये क्या है, इसके सेल्स कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, नैरो सेल्स होंगे विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं जिनकी सेल वॉल्स में लिग्निन डिपॉजिट है। देखो हमने कॉलेनकाइमा किया, वहां क्या प्रेजेंट था, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, बट यहाँ क्या डिपोजिशन है, लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन है किसमें, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है, इसलिए सेल वॉल कैसी है, थिक, मोटी हो गई है, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन है लिग्निन की। और इनमें न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं इनके सेल्स में। अब देखो लिग्निन प्रेजेंट है, वो लिग्निन जो है वो धीरे धीरे इतना हाईली डिपोजिट होता रहता है कि इनका जो ल्यूमन है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। अब सपोज ये सेल है, यहाँ ऐसे लिग्निन डिपॉजिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो अंदर की ये जो स्पेस है, ल्यूमन है, वो बिल्कुल छोटा रह जाएगा, नैरो रह जाएगा, क्योंकि आसपास क्या डिपॉजिट हो गया, लिग्निन डिपॉजिट हो गया, जिसने ल्यूमन को एकदम छोटा कर दिया है। क्लियर इतना। अब इनके स्ट्रक्चर पे, फॉर्म पे, शेप के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो फाइबर्स या फिर सिक्लेरीड्स। फाइबर्स जो हैं वो लंबे लंबे पतले पतले होंगे, और स्क्लेरीड्स कैसे होंगे, ओवल शेप के होंगे। फाइबर्स कैसे होंगे, थिक वॉल, वॉल कैसी होगी इनकी, मोटी वॉल होगी, एंड एलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड सेल्स, मतलब कैसी शेप होगी इनकी, चलो हम यहां बनाए ऐसे, ऊपर से नीचे से पॉइंटेड होंगे, वॉल्स इनकी थिक होंगी, लंबे एलोंगेटेड सेल्स होंगे, और जनरली ये काफी सारे फाइबर्स इकट्ठे ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। क्लेरीड्स की मैं बात करूं तो स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल इनकी शेप, मेनली ओवल ही होती है, स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, और हमने पढ़ा कि वॉल्स तो थिक रहेंगी, दे हैव थिकन वॉल। अब ये कैसे होंगे, डेड सेल्स होते हैं, यानी इनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं होगा। नैरो कैविटीज, ये जो डायग्राम है बच्चे ये स्क्लेरीड्स का है, फाइबर्स कुछ इस तरह से लंबे लंबे दिखेंगे, ठीक है। नैरो कैविटीज हमने पढ़ा, क्यों है नैरो कैविटीज, क्योंकि क्या डिपॉजिट है, लिग्निन डिपॉजिट है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स के पल्प में होंगे, जैसे कि गावा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट में हो सकते हैं, नट्स में हो सकते हैं, लीव्स ऑफ टी जो चाय की पत्तियां हैं उनमें हो सकते हैं, लेग्यूम्स में हो सकते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, स्क्लेरीड्स मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। अब इनका फंक्शन भी क्या है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। क्लियर है बच्चों, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीनों पढ़ लिए। अब आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम को। जाइलम में देखो फंक्शन आपको पता है कि जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, तो बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जो किसमें काम करता है, वाटर और मिनरल आयंस को कंडक्ट करता है, यानी एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। कहां से कहां पहुंचाएगा, तो हम सॉइल में पानी देते हैं, प्लांट के रूट्स के पास पानी देते हैं, तो पानी जो है सबसे पहले कहां पहुंच रहा है, रूट्स के पास, बट हर जगह पानी तो चाहिए, सारे पार्ट्स को पानी चाहिए ना प्लांट में, तो बेसिकली जो हमारा जाइलम है वो रूट से पानी को लेगा, मिनरल आयंस को लेगा, और कहां पहुंचाएगा, बाकी पार्ट्स तक, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, तो हर जगह वाटर सप्लाई कौन करेगा, जाइलम। तो बेसिकली इट्स अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स या फिर ब्रांचेस या स्टेम। क्लियर। अब इसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जाइलम जो है वो 4 अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के बना हुआ है। कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, ये चारों आपको यहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहले हैं ट्रैकीड्स, इस तरह से, जाइलम फाइबर्स जो बिल्कुल ऐसे साथ प्रेजेंट हैं, जाइलम पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हुए हैं ये, और जाइलम वेसल्स, लॉन्ग वेसल्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग वेसल एलिमेंट्स को मिला के बने हैं। सबकी डिटेल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रैकीड्स की, तो ट्रैकीड्स क्या है, ट्यूब लाइक, लंबे हैं, एलोंगेटेड, ट्यूब लाइक हैं, डेड सेल्स हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे, साइटोप्लाज्म प्लस जो भी सेल है उसकी ऑर्गेनेलिज, तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज जो है उनको कंबाइनिंगली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं है तो सेल कैसा है, डेड। इनकी वॉल्स कैसी होंगी, थिक होंगी, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, लिग्निन, लिग्निन प्रेजेंट है इनकी वॉल्स पे, तो थिक होंगी। और अब देखो इनके एंड्स पतले हैं, यानी क्या बोलेंगे, बीच में से मोटा है, ऊपर नीचे से पतला है, तो टेपरिंग एंड्स। कैसे एंड्स हैं इनके, टेपरिंग एंड्स, एंड्स पतले हैं तो थिन हो रहे हैं ना पॉइंट्स की तरफ, तो क्या बोलेंगे उसको, टेपरिंग एंड। प्रोटोप्लाज्म अभी मैंने बताया कि एब्सेंट है क्योंकि सेल डेड है। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ट्रैकीड्स और वेसल्स, जाइलम वेसल्स जो हैं वो मेन, मतलब मेन वही एलिमेंट्स हैं जो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं।
देन हमारे पास आते हैं जाइलम फाइबर्स। फाइबर भी बिल्कुल पतले पतले हैं, थिक वॉल्स होंगी इनकी, एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। अब इनका जो ल्यूमन है, जो हमारे जाइलम फाइबर्स है, उनके बीच की जो कैविटी ल्यूमन है वो कैसे ऑब्लिटरेट, मतलब जो इनकी वॉल्स पे थिकनिंग थी वो इतनी ज्यादा हो गई है कि ल्यूमन एकदम सिकुड़ गया है, ना जैसा हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। क्लियर। देन है वेसल्स। वेसल्स की हम बात करें तो ये अलग अलग वेसल एलिमेंट्स को, डिफरेंट सेल्स जो है मिलके एक वेसल बनाते हैं, और हर सेल को, हर पार्ट को बोला जाता है वेसल एलिमेंट। यहां भी आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप में है, ट्यूब लाइक है, और किससे बनी है, मेड ऑफ वेसल मेंबर्स, मतलब अलग अलग सेल्स जिनको वेसल मेंबर बोला गया। वेसल के मेंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, वेसल बना रहे हैं। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स, इनकी वॉल्स पे भी क्या प्रेजेंट है, लिग्निन डिपॉजिट है, एंड दे हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। लार्ज कैविटी है तो वाटर जो है वो अच्छे से फ्लो कर सकता है। अब ये हमारे पास एक वेसल एलिमेंट, देन ये दूसरा वेसल एलिमेंट, और ये आपस में कंबाइनिंगली प्रेजेंट है टू फॉर्म अ लॉन्ग वेसल। क्लियर। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। अब इनकी जो कॉमन वॉल है, मतलब जहां एक एलिमेंट दूसरे से मिल रहा है, वहां पे क्या होंगे, बीच में इस तरह से परफोरेशन। यहाँ पे भी, अरे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, परफोरेशंस प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एंजियोस्पर्म्स का ये खास फीचर है, मेन कंडक्शन का काम करते हैं वेसल्स एंजियोस्पर्म्स के केस में। देन आता है हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की बच्चों बात करें हम तो बेसिकली थिन वॉल्ड सेल से बना होगा। पैरेन्काइमा सेल्स कैसे थे, थिन वॉल्ड थे, सेल्यूलोज से उनकी सेल वॉल बनी हुई थी, तो बेसिकली वो भी सेम, जो जाइलम में पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होंगे, सेल वॉल जो है वो कैसी होगी, सेल्यूलोसिक, यानी सेल्यूलोज से बनी हुई। दे कैन स्टोर फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च, फैट जैसी सब्सटेंसेस को स्टोर करेंगे, इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि टैनिन्स हो गए, उनको भी स्टोर करेंगे ये। देन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, जो भी हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो साइड वाइज कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये जो है, मतलब अब ब्रांचेस के अंदर जो वाटर की सप्लाई जानी है उसमें कौन हेल्प करता है, हमारे पैरेन्काइमा सेल्स। क्लियर है इतना। चलिए ठीक है, अब आता है हमारे पास जाइलम के कुछ टाइप्स। देखो प्राइमरी जाइलम यानी कि जो प्लांट की लाइफ में पहले बन रहा है जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले वो। अब प्राइमरी में भी दो टाइप्स हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जो जाइलम है उसमें जो पहले बना, स्टार्टिंग में जो जाइलम बना उसको बोल दिया प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बनता गया उसको बोला मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम फर्स्ट फॉर्म जाइलम, मतलब जो पहले सेकेंडरी ग्रोथ से पहले बना, उस जाइलम में, प्राइमरी जाइलम में भी जो हमारे पास जाइलम टिश्यू पहले बनेगा उसको बोलेंगे हम प्रोटोजाइलम, बाद वाले को बोलेंगे मेटाजाइलम। अब स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर जो हमारा कंडीशन है, अरेंजमेंट है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, वो होता है कुछ इस तरह। मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो होता है सेंटर की तरफ, जो अंदर हमारी पिथ प्रेजेंट होती है उसकी तरफ कौन प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम, और आउटवर्ड कौन प्रेजेंट है, मेटाजाइलम। बाहर बाहर मेटाजाइलम है, अंदर अंदर क्या है, प्रोटोजाइलम। तो जो जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एंडार्क कंडीशन। प्रोटोजोम अंदर, सॉरी प्रोटोजाइलम अंदर, तो कंडीशन क्या है, एंडार्क कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो मतलब एक्सटर्नल साइड पे प्रोटोजाइलम है, तो वो कंडीशन क्या होगी, एक्सार्क। तो ये जो एक्सार्क कंडीशन है वो होती है रूट्स के अंदर, एंड एंडार्क यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ किसमें होता है, स्टेम के अंदर। तो इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर यानी कि पिथ, एंड मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ लाई करता है। दिस कंडीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। इस टाइप को क्या बोलते हैं हम, एंडार्क। रूट्स के अंदर प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरीफेरी, बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क। क्लियर है बच्चों। चलिए अरे आगे हमारे पास हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट इज फ्लोएम। अब फ्लोएम भी जाइलम की तरह कुछ अलग अलग एलिमेंट से बना है। फ्लोएम का काम क्या है, ये फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करता है, तो ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है इन केस ऑफ प्लांट्स। चलिए एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो जो हमारा फ्लोएम है उसमें चार अलग अलग एलिमेंट्स हैं,
सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म्स में कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं फूड कंडक्शन के लिए। इनके अंदर सीव ट्यूब्स भी नहीं होते, यानी कि सीव ट्यूब्स भी नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में, और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते। ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स ना इकट्ठे इकट्ठे जुड़ के पड़े होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स ने दोनों को ही निकाल दिया। क्लियर? चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये सेंटर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके साथ साथ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब है, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट है। देन अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं, इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, सीव पोर्स प्रेजेंट होंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट। देन है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हमारे पास पैरेन्काइमा, और इसके अलावा जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। चलिए अब एक एक को स्टडी कर लें। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स लंबे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे, कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होंगे, और इनकी एंड वॉल्स जो है वो कैसी होंगी बच्चों, परफोरेटेड एंड वॉल्स, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनपे, और यही क्या बनाते हैं, सीव प्लेट। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास है एक पूरा सीव ट्यूब, ठीक है। अब इनकी एंड वॉल पे देखो परफोरेशन प्रेजेंट है, यहाँ देखो कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये सारा पूरा ये क्या बना रहे हैं, एक सीव प्लेट बनाते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज अ सीव प्लेट। क्लियर है इतना? जो सीव एलिमेंट्स थे हमारे, सीव ट्यूब थे, उनके अंदर बीच बीच में क्या थे, पोर्स प्रेजेंट थे, परफोरेशंस थे, जिनको हमने क्या बोल दिया, सीव प्लेट। क्लियर है? चलिए, अब जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स हैं, जब ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाएंगे, तो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पेरीफेरी की तरफ, सेल में बिल्कुल पेरीफेरी, बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा सारा वैक्यूल उनमें आ जाएगा। मतलब अगर ये मेरे पास सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, सपोज जब ये सेल मैच्योर हुआ तो इसमें, अरे तो इसमें एक बड़ा सारा वैक्यूल आ गया, यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल आ गया, तो इसका सारा साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा, पेरीफेरी की तरफ, बाउंड्री की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, वैक्यूल आ गया। सारी जगह तो वैक्यूल ने ले ली, साइटोप्लाज्म को धक्का मार दिया कि अब तू बाउंड्री की तरफ चला जा, मैं आ गया हूं, मैं सारी जगह घेर के बैठूंगा, ठीक है। तो उसका साइटोप्लाज्म कहाँ चला गया, पेरीफेरी की तरफ, और न्यूक्लियस तो बेचारा गायब ही हो गया, इट लैक्स न्यूक्लियस। जब सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, वैक्यूल आने की वजह से साइटोप्लाज्म सारा धक्का मार के साइड कर देता है साइटोप्लाज्म को, और न्यूक्लियस तो गायब ही हो जाता है डर के मारे। तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आएगा, कैसे, मैच्योर सीव ट्यूब के अंदर जो है, उनके सेल्स के अंदर कौन सी चीज जो है वो नहीं होती। कंडीशन दे देंगे आपको कि उनमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है और साइटोप्लाज्म सेंटर में है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट में है और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में है। तो आपको सही ऑप्शन चूज करनी है, दोनों कंडीशन देखनी है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ। क्यों? क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए, फंक्शन क्या है सीव ट्यूब्स का। अब देखो, सीव ट्यूब्स के पास खुद तो न्यूक्लियस है नहीं, जब वो मैच्योर हो गए खुद का न्यूक्लियस तो चला गया। अब वो सारा काम, उनका पूरा जो फंक्शन है कौन कंट्रोल करेगा, उसके जो साथ बैठे कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल्स जो है ना वो सीव ट्यूब के बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल साथ बैठते हैं। जो चीज इसके पास नहीं है, कंपेनियन सेल बोलता है टेंशन मत ले, मैं हूं, मैं करवा दूंगा। तो सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, पर कंपेनियन सेल के पास तो है ना, तो फिर वो कंपेनियन सेल जो है वो बोलता है टेंशन मत लो, मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारा फंक्शन मैं कंट्रोल करूंगा। तो उसके जो फंक्शंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन कौन होता है? जो एकदम साथ, तुम्हारा फ्रेंड हो, अच्छा साथी, उसको ही बोलते हैं कंपेनियन। तो कंपेनियन सेल किसके फ्रेंड हैं? सीव ट्यूब के। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, जो पहले अब प्राइमरी फ्लोएम बना, उसको बोला जाता है प्रोटोफ्लोएम। और उस प्रोटोफ्लोएम के अंदर बिल्कुल नैरो पतले पतले सीव ट्यूब्स होंगे, एंड जो बाद में फ्लोएम बनेगा उसको बोलेंगे मेटाफ्लोएम। जैसे कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम था, वैसे ही प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम। और उस मेटाफ्लोएम के अंदर बड़े बड़े सीव ट्यूब्स होंगे। जो पहले बना उसके अंदर छोटे छोटे सीव ट्यूब्स होंगे, और पतले पतले लंबे नैरो सीव ट्यूब्स होंगे। जो बाद में मेटाफ्लोएम बना है उसके अंदर लार्ज साइज सीव ट्यूब्स होंगे। क्लियर है? इतना याद रखना। फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स। अब फ्लोएम जो है, देखो लीव्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में।
स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में। तो मेनली जो लीव के मीजोफिल सेल्स हैं वहां पे होगी फोटोसिंथेसिस। फूड जो है वो लीव में बना, पर सारे प्लांट को फूड चाहिए, खाली लीफ ही थोड़ी खाना खाएगी, हर जगह फूड पहुंचाना है, तो वो काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट इज डन बाय फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? यही काम करेंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। देन आते हैं कंपेनियन सेल, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीव ट्यूब्स। ठीक है, तो ये क्या है? कंपेनियन सेल्स किनसे बने हैं? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा सेल से ही बने हुए हैं, और ये क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, चिपक के प्रेजेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स। इंपॉर्टेंट है, जो इनकी कॉमन फॉल है, देखो यहां प्रेजेंट है पिट फील्ड, सॉरी, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये कंपेनियन सेल है। बीच बीच में कहीं कहीं ना पोर्स प्रेजेंट होंगे, रास्ता प्रेजेंट होगा कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में, ये मेरा है कंपेनियन सेल, ये बीच में है सीव ट्यूब, इनके बीच में ये रास्ता प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? कुछ पोर्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे फील्ड्स प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है, जिनको बोला है पिट फील्ड्स। क्लियर है? चलिए, फंक्शन क्या है इनका? मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। जब सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट चल रहा है फूड का, तो प्रेशर को कंट्रोल करना वो किसका काम है? कंपेनियन सेल का। इसके अलावा जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब के भी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। देन आते हैं हमारे पास फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा हमें पता है कि पैरेनकाइमा सेल्स ही हैं, तो एलोंगेटेड। अब ये सेल कैसे हैं? जो थोड़े एलोंगेटेड होंगे। टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो हमारा फ्लोएम पैरेनकाइमा है उसके सेल कैसे होंगे? टेपरिंग एंड्स होंगे, और लंबे एलोंगेटेड पैरेनकाइमा, उस पैरेनकाइमा सेल्स जिससे ये हमारा फ्लोएम पैरेनकाइमा है, वो सेल्स की शेप कैसी होगी? एलोंगेटेड। ठीक है, टेपरिंग एंड्स यानी कि एंड्स पतले होंगे, डेंस थिक साइटोप्लाज्म होगा, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा। जो सेल वॉल है वो तो हमें पता ही है कि पैरेनकाइमा की किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी सेल वॉल में भी क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है। वो पिट्स क्या करेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे, साथ के जो सेल है उसके साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प होगी। अब फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट है। इंपॉर्टेंट अगेन, क्या फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकॉट्स में प्रेजेंट है या नहीं है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं है, एब्सेंट है। इसका फंक्शन भी क्या है कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है, कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, इनको स्टोर करेगा, स्टोर करता है, फिर आगे पहुंचाने का काम। मतलब पैरेनकाइमा का जो स्टोरेज वाला फंक्शन था ना, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है कि ये स्टोर करके रखेगा फूड को। देन आते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स तो हमें पता है कि लंबे पतले थिन से होंगे, तो किससे बने होंगे? पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, पैरेनकाइमा, और ये किससे बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल से। जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। जो प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, देखो प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बना सेकेंडरी ग्रोथ से पहले, उसमें ये जनरली एब्सेंट होंगे। दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, जो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद फ्लोएम बनेगा उसमें ये प्रेजेंट होंगे। दीज आर मच एलोंगेटेड। अभी हमने बात की कि एलोंगेटेड होंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, अनब्रांच होंगे, पॉइंटेड एंड्स होंगे, पतले पतले एंड्स, जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं। निडल लाइक एपेक्स, एकदम पतले तीखे एपेक्स होंगे, जैसे कोई निडल हो। ठीक है, एट मेच्योरिटी, अब जब ये फाइबर्स मैच्योर हो जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, मेच्योरिटी पे क्या होगा? इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो गायब हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलिस। प्रोटोप्लाज्म एकदम गायब, खत्म हो गया, तो ये सेल कैसे हो जाएंगे? डेड। ठीक है, तो ये कैसे सेल बन गए? डेड सेल हो जाएंगे, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है बच्चों? अब फ्लोएम फाइबर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि जूट, फ्लेक्स, हेम्प, जूट का तो हम सबको ही पता है ना, तो उनके जो फ्लोएम फाइबर से ही वो फैब्रिक बना है, तो इसीलिए वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। दे आर कमर्शियली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज उनसे फाइबर प्रोडक्शन जो है वो होती है। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये जो सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यू होते हैं प्लांट्स के, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इकोनॉमिक फंक्शन तो हमें पता चल ही गया है, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प, 3 प्लांट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए जी, अब आती है बारी टिश्यू सिस्टम की। अब तक हमने अलग अलग टिश्यूज पढ़े, कुछ मेरिस्टेमेटिक पढ़े, कुछ हमने परमानेंट पढ़े, सिंपल परमानेंट पढ़े, कॉम्प्लेक्स पढ़े। अब आता है टिश्यू सिस्टम। अलग अलग टिश्यू से मिलके एक सिस्टम बनाना है। तो बेसिकली अगर हम प्लांट्स में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स के हैं। एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो एकदम प्लांट के आउटर कवरिंग बनाएगा,
ये देखिए आप, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, और एपिडर्मल टिश्यू के बाद जो अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देन जो हमारा कंडक्शन का काम कराता है, जाइलम फ्लोएम जिसमें आएंगे, वो होगा हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अभी हम ये तीनों टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा पूरे प्लांट की। इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं बच्चों, एपिडर्मल सेल्स आएंगे और स्टोमेटा आएगा, और कुछ और कंपोनेंट्स जो एपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं, कुछ जैसे रूट में रूट हेयर्स हो सकते हैं, स्टेम के केस में ट्राइकोम्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सबसे पहले आता है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर, क्या है ये, आउटर मोस्ट लेयर है पूरी प्लांट बॉडी की। और ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है जनरली, मतलब इस तरह से एक ही लेयर में सेल्स अरेंज हैं, दो तीन लेयर्स जो है वो नहीं होंगी। तो ये क्या है बच्चों, हमारी एपिडर्मिस, जो कि है सिंगल लेयर्ड। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर हो सकती है, बेसिकली शूट, जो हमारी स्टेम के केस में, ब्रांचेस के केस में, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर हो सकती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी सी लेयर है जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। अब ये जो एपिडर्मिस है उसके सेल्स कैसे होंगे, थोड़े थोड़े एलोंगेटेड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, और सेल्स किससे बने हैं, पैरेन्काइमा से, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हैं। थोड़ा सा इनके पास न्यूक्लियस है, और सेल वॉल जो है वो कैसी है, सेल वॉल कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की थिन होती है, सेल्यूलोसिक होती है, और उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये सेल्स को कैसा बना सकते हैं हम, एक लार्ज वैक्यूल बना दे, साइटोप्लाज्म बना दे, और यहां बना देते हैं न्यूक्लियस। क्लियर, थिन वॉल, सेल्यूलोसिक, एक वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, अब उसके बाहर एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल, एक वैक्सी सी लेयर है जो कि क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, कि फालतू में पानी की कमी ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर लगा दी जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो रूट्स में एब्सेंट है। क्यों भाई, रूट से पानी को बचाना नहीं है, रूट से अगर वाटर लॉस उसको होने दें, क्यों ना बचाएं। तो बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट्स जो है वो तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। हम कभी भी हमारे घर में भी अगर पॉट्स आपने लगा रखे हैं, कोई भी प्लांट ग्रो कर रखा है, तो हम पानी क्या डालते हैं, क्या प्लांट के ऊपर से डाल देते हैं। ये अगर मेरा प्लांट है तो क्या मैं इसको ऊपर ऊपर से ऐसे पानी डालूंगी, उसके आसपास जो सॉइल होती है हम पानी वहां डालते हैं रूट्स वाले रीजन में, ताकि पानी जाए, क्योंकि पानी सबसे पहले रूट्स के पास जाएगा। जाइलम जो है वो रूट से पानी को कंडक्ट करके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब अगर बच्चों मैं रूट के ऊपर क्यूटिकल लगा दूं जो पानी को ना आने दे ना जाने दे, तो फिर पानी अब्सॉर्ब कैसे करेगी रूट। तो रूट में क्यूटिकल का ना होना ही फायदेमंद है। तो रूट में क्या होगा, क्यूटिकल एब्सेंट। क्लियर है, चलो जी। देन आते हैं हमारे पास स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है वो बेसिकली लीव्स की एपिडर्मिस के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एंड इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो भी ये कंट्रोल करते हैं। तो प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, किसके एपिडर्मिस पे, जो लीव्स वाले रीजन का एपिडर्मिस है, वहां रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन को एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसियस एक्सचेंज को। अब एक जो स्टोमेटा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो गार्ड सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। अब बीन शेप्ड गार्ड सेल इस तरह से प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, एक स्टोमेटल पोर है। क्लियर, तो क्या होते हैं बीन शेप्ड गार्ड सेल। अब यही गार्ड सेल्स जो हैं ग्रासेस के केस में इनकी शेप कुछ अलग है। बीन शेप, आपने राजमा के दाने देखे होंगे बीन के जैसे, किडनी शेप भी बोल देते हैं। ये है हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर, ये है हमारे पास बच्चों गार्ड सेल्स। ये कैसे हैं, बीन शेप या किडनी शेप बोल दो इनको। अब ग्रासेस के अंदर यही जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप कैसी है, इस तरह से डंबल शेप्ड है। ये कैसे हैं, ये डंबल शेप्ड। याद रखना है आपको, ग्रासेस में गार्ड सेल की शेप कैसी होगी, डंबल शेप गार्ड सेल्स होंगे हमारे पास। क्लियर, यहां भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अब सबसे जो अगर आउटर वॉल की बात करें, जो गार्ड सेल के आउटर वाली वॉल है, ये वाली वॉल, तो ये कैसी होगी, ये थिन होती है। पर जो अंदर वाली वॉल है वो थोड़ी थिक होती है। वो कैसी होगी, थिक वॉल। यहाँ पे कैसी वॉल मिलेगी बच्चों, थिक वॉल। जो इंटरनल साइड वाली वॉल है वो कैसी है, थिक है। आउटर वाली कैसी है, वो है थिक। जो हमारे पास स्टोमेटल पोर के तरफ बीच में सेंटर में क्या बताया मैंने, ये क्या है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर। जो इसके पास वाली वॉल है गार्ड सेल की, वो कैसी है, थिक है।
अब गार्ड सेल जो है उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी रेगुलेट करते हैं। अगर तो गार्ड सेल एकदम थिक हैं, उनमें वाटर फिल्ड है, तो वो एकदम फूले फूले होंगे और पोर जो है वो ओपन होगा। अगर ये गार्ड सेल पिचक जाएं, इनमें से पानी निकल जाए, पिचक गए, फ्लैसिड हो गए, तो ये पोर क्लोज हो जाएगा। जब तक ये एकदम फुल रिजिड हैं तब तक पोर ओपन है, जब पानी निकला, जब फ्लैसिड हो गए, तो ये पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यानी गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, उन पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल, जो गार्ड सेल के आसपास वाले एपिडर्मल सेल्स है ना, अब एपिडर्मिस में तो गार्ड वो प्रेजेंट है स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स, गार्ड सेल भी वही प्रेजेंट है, तो गार्ड सेल के आसपास वाले जो एपिडर्मल सेल्स है ना, वो कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है, उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, साइज डिफरेंट हो जाता है, और उनको हम क्या बोल देते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। जो आपको यहाँ ये सेल्स दिख रहे हैं गार्ड सेल के आसपास वाले, ये अब क्या, इनका कुछ शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट सा हो गया और इनको क्या बोल दिया है, सब्सिडियरी सेल्स। नेक्स्ट हमने करना है एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी इस एपिडर्मिस से और जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब क्या है, या तो रूट हेयर्स होंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस, या फिर होंगे ट्राइकोम्स। रूट हेयर्स हमें पता है कि रूट में प्रेजेंट होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थिन होते हैं बिल्कुल, और इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर और मिनरल आयंस की एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, रूट हेयर्स। दूसरी तरफ है ट्राइकोम्स, ये भी एपिडर्मल हेयर है, पर ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है। रूट पे प्रेजेंट है रूट हेयर, स्टेम पे प्रेजेंट है ट्राइकोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ट्राइकोम्स। अब ये जो है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स किसके हैं, ट्राइकॉम के। अब इनके अंदर कुछ सेक्रेटरी फंक्शन, यानी ये कुछ मटेरियल्स को सिक्रीट भी कर सकते हैं। ट्राइकॉम जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, जो ट्रांसपीरेशन से पानी का लॉस हो जाता है स्टेम में, उसको कौन प्रिवेंट करता है, ट्राइकॉम्स। क्लियर है बच्चों, चलिए जी। देन आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेसिकली हमारा एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, अभी हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा, और वैस्कुलर बंडल्स जो है यानी जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उनको छोड़ के बीच में जितना भी टिश्यू है वो सारा किसमें आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में जितना भी टिश्यू है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बना किससे हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, वो वाले टिश्यू आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन, अब मेनली जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब आप जब टीएस ऑफ डाइकोट रूट स्टेम ये पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ आएंगे। तो इनमें क्या प्रेजेंट आप देखोगे, पैरेन्काइमा सेल्स हैं। और लीव्स के अगर मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो वो कुछ डिफरेंशिएटेड होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स। ठीक है, तो लीव्स के केस में ग्राउंड टिश्यू में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो आपको लीव्स के केस में मीजोफिल देखने को मिलेगा, जो हमें रूट स्टेम में देखने को नहीं मिलता। ये है लीव्स के केस में एक डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल जो है वो किससे बना, मिलके बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम फ्लोएम क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, और जाइलम प्लस फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। क्लियर है इतना। अब कैम्बियम, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक ऐसी लेयर है सेल्स की जो आगे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम है या नहीं है, उस बेस पे जो वैस्कुलर बंडल है वो कहते हैं दो टाइप के हैं। तो अगर हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो वो कैसा होगा, ओपन टाइप, मतलब दैट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर ये मेरे पास एक वैस्कुलर बंडल है, यहाँ जाइलम, सॉरी यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, और इनके बीच में प्रेजेंट है एक कैम्बियम। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगी ओपन वैस्कुलर बंडल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम है तो दिस वैस्कुलर बंडल इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है।
बट अगर द कैम्बियम इज एब्सेंट तो वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उस हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, और ये मेनली होता है बच्चों मोनोकॉट्स में। ओपन टाइप आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट्स में। क्लियर है ये टर्म्स? आगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम। अब किस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट है जाइलम फ्लोएम का। अभी हमने पढ़ा कि कैम्बियम प्रेजेंट है या नहीं, उस बेसिस पे हमारे पास है ओपन क्लोज टाइप। कैसा अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल का, उस बेसिस पे हमारे पास आते हैं रेडियल एंड कॉन्जॉइंट टाइप। तो रेडियल में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर अरेंज्ड ऑन ऑल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई। मतलब आप ये डायग्राम देखो, इसमें मेरे पास फ्लोएम प्रेजेंट है पिंक कलर में जो ड्रॉ है, और जाइलम ग्रीन वाले प्रेजेंट है। अब ये अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है। देखो इस रेडियस पे मेरे पास सिर्फ फ्लोएम प्रेजेंट है, इस रेडियस पे मेरे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, जाइलम। तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है ऑन डिफरेंट रेडियाई, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, रेडियल टाइप। क्लियर? और ये कहां देखने को मिलेगा आपको, जब हम टीएस ऑफ रूट पढ़ेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देन आता है कॉन्जॉइंट टाइप। कॉन्जॉइंट का मतलब है यहाँ पे तो अलग अलग रेडियाई पे थे, कॉन्जॉइंट में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। सपोज ये एक वैस्कुलर बंडल मैंने लिया है, फ्लोएम प्रेजेंट है और नीचे जाइलम प्रेजेंट है सेम रेडियाई पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। और ये हमें देखने को मिलता है स्टेम और लीव्स के केस में। क्लियर है बच्चों? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो बेसिकली फ्लोएम जो है वो हमें आउटवर्ड देखने को मिलेगा एंड जाइलम जो है वो इनवर्ड देखने को मिलेगा कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल के अंदर। चलिए अब कॉन्जॉइंट जो हमारे वैस्कुलर बंडल हैं, अगर हम उन्हीं की बाइफर्केशन करें तो हमें देखने को मिलते हैं कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल टाइप। बाइकोलेटरल में क्या होगा, दो फ्लोएम के बीच में जाइलम प्रेजेंट होगा और फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा। और अगर हम कोलेटरल की बात करें, एक जाइलम एक फ्लोएम होगा और ये ओपन क्लोज हो सकते हैं। अगर हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच तो वो कैसा होगा, ओपन। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो कैसा होगा, वैस्कुलर बंडल क्लोज होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए देन हमारे पास एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट है। अगर फ्लोएम जो है वो इनवर्ड प्रेजेंट है और जाइलम आउटवर्ड प्रेजेंट है तो ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एम्फीवेसल। ठीक है? अगर इसका ऑपोजिट है, यानी जाइलम अंदर की तरफ है फ्लोएम बाहर की तरफ अरेंज्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीक्राइबल। क्लियर है? समझ आया? अगर फ्लोएम अंदर है तो एम्फीवेसल, अगर फ्लोएम बाहर है तो एम्फीक्राइबल। टर्म्स थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी आपको, बट अगर डायग्राम आपके दिमाग में होंगे तो आपको टर्म्स भी अच्छे से याद रह जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आया। चलिए अब हमें पढ़ना है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ने हैं, रूट का, स्टेम का, लीफ का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट के बारे में। डाइकॉट रूट का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें बच्चों तो वो कुछ ऐसा लगता है। ठीक है? ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब मैंने एक रूट ली, उसको इस तरह से काटा, तो वो क्या होता है मेरे पास, ट्रांसवर्स सेक्शन, और वो कुछ ऐसा दिखता है। अब उसके फीचर्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोला है एपिब्लेमा। एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा, रूट में उसको एपिब्लेमा बोल दिया। अब यहाँ पे कोई क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होगा, रूट है, रूट के ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं होगा। वाटर को कंडक्ट कराना है, एब्जॉर्ब कराना है रूट ने, प्रिवेंट नहीं करना। तो हमारे पास सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, एपिब्लेमा, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ये यूनिसेलुलर रूट हेयर जो है वही, वो भी कहां से ग्रो होंगे, इसी एपिब्लेमा। एपिडर्मल आउटग्रोथ ही तो है रूट हेयर भी, तो एपिडर्मिस के सेल्स से ही वो हमारे पास इमर्ज आउट होंगे, क्या, यूनिसेलुलर रूट हेयर। क्लियर है? देन एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास एक लेयर आती है कॉर्टेक्स। अब यहाँ आप डायग्राम में देखो, सबसे पहले थी हमारे पास टॉप लेयर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से निकल रहे थे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। अब उसके नीचे कुछ लेयर्स हैं, उनको क्या बोला हमने, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में बहुत सारे सेल्स की लेयर्स आ रही हैं और इसमें आप देखिए थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे जिनमें कुछ इंटरसेलुलर, थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट होंगी। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है बच्चों वो है हमारी एंडोडर्मिस। ये ब्राउन कलर की जो दिख रही है आपको वो क्या है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के पास भी सिंगल लेयर है, बैरल शेप्ड सेल्स होंगे और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। अब ये सेल्स जो है वो इस तरह अरेंज्ड हैं, आप देखिए सर्कुलर पैटर्न में, है ना, इस तरह के सेल्स हैं जो एंडोडर्मिस बना रहे हैं और इनमें देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। क्लियर? और इसके अंदर ही एक और ऐसी लेयर है, ऐसे सेल्स की लेयर
जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और ऐसी लेयर है जो क्या होती है, पेरीसाइकल। नेक्स्ट जो लेयर है वो क्या होती है बच्चों, पेरीसाइकल। यहां आप देख सकते हैं, दिस इज पेरीसाइकल। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द endodermal cells have deposition of water impermeable waxy substance that is suberin in form of Casparian strip। अब जो इनकी वॉल्स होंगी एंडोडर्मल सेल्स की, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सुबरिन प्रेजेंट होगा जो क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। किसकी वजह से बनी है, सुबरिन नाम का एक सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, इट्स नॉट परमिएबल फॉर वाटर। अब एंडोडर्मिस से आगे क्या प्रेजेंट था, पेरीसाइकल, ये भी हमने देख लिया। Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place from these cells। जो पेरीसाइकल के सेल्स हैं उन्हीं से ही आगे लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होगी, उनकी इनिशिएशन इन्हीं सेल्स से होगी। पिच जो है वो बहुत ही छोटी है और इनकंस्पिशियस है। पिच जो होता है जो सेंटर में हमारे पास ये रीजन होता है। लेट मी चेंज द कलर। ये जो सेंटर में एरिया हमें दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं पिथ। तो डाइकोट रूट के केस में ये जो सेंटर वाला एरिया वो देखो आप बिल्कुल छोटू सा है ना, एकदम छोटा सा एरिया है। तो पिथ क्या है, बिल्कुल स्मॉल है, इनकॉन्स्पिशियस है। आगे अगर हम बात करें तो पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आप देखो बच्चे, हमारे पास जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट देखो पहले। ये मेरे पास अभी जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूं, दिस इज जाइलम। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट है, ये जाइलम है और यहां पे प्रेजेंट है फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम आप देखिए ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, अलग अलग रेडियाई पे। तो कैसा अरेंजमेंट हुआ, रेडियल। अब बीच बीच में एक टिश्यू यहां प्रेजेंट है, यहां पे आप देखिए, यहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जो सेल्स हैं, टिश्यू है, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर है इतना? चलिए, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड जो हमारे वैस्कुलर बंडल हैं जाइलम फ्लोएम वो कितने हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं। कैम्बियम रिंग जो है वो डेवलप होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कैम्बियम अगर है तो वो कैसा अरेंजमेंट हुआ बच्चों, ओपन, रेडियल है, ओपन है। ठीक है, all the tissue on inner side of endodermis such as pericycle। endodermis के inner side पे जितना भी हमारा टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल, पिथ, उन सबको कॉमनली हमने क्या नाम दे दिया, स्टील, STELE। कंबाइनिंगली हम किसको बोलते हैं, जितना भी टिश्यू हमारे एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो सब क्या है, स्टील। एक कॉमन नाम दे दिया, स्टील। देन हमारे पास आती है मोनोकॉट रूट। पहले हमने पढ़ी डाइकॉट रूट, देन हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट रूट। इसमें डाइकॉट रूट की तरह एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं पेरीसाइकल, बट कुछ डिफरेंशिएशन है। जैसे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है डाइकॉट रूट में, वो 2 से 4 थे, यहाँ मोर देन 6 हैं। तो बेसिकली जाइलम बंडल्स जो हैं वो उसमें फ्यू थे, मतलब कम थे डाइकॉट के केस में, यहाँ पे दे आर मोर देन 6। तो इस कंडीशन को, जब 6 से ज्यादा हमारे पास वैस्कुलर बंडल हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉली आर्क कंडीशन। जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट जो है वो मोर देन 6 हैं, तो कंडीशन क्या है, पॉली आर्क। क्लियर? पिथ जो है वो बड़ी होगी। डाइकॉट रूट के केस में हमने देखा कि जो सेंटर में पिथ थी वो बहुत ही छोटी थी। यहां आप देखिए बच्चों, जो पिथ है वो इतनी लार्ज है, दिस मच साइज ऑफ पिथ। तो वहां पे हमारी जो पिथ थी वो छोटी थी। मोनोकॉट रूट के केस में जो सेंट्रल पिथ है दैट इज लार्ज। ठीक है, वेल डेवलप्ड लार्ज पिथ है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगा, क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल होंगे, तो देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है बच्चों? चलो, ये एक डायग्राम है फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सबसे पहला डिफरेंस पिथ देखिए, डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ पिथ। क्लियर? देन आप वैस्कुलर बंडल देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड मोर देन 6 यानी 7-8 वैस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे मोनोकॉट रूट के केस में। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास हैं 4 वैस्कुलर बंडल। तो मोनोकॉट रूट में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, पॉली आर्क कंडीशन, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम बंडल्स विल बी देयर। बट डाइकॉट के केस में 2 to 4 वैस्कुलर बंडल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए देन हम बात करेंगे टीएस ऑफ स्टेम की। पहले हमने पढ़ा रूट का टीएस, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। तो पहले हम पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम के बारे में। तो स्टेम के केस में क्या होगा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल आ जाएगी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी और स्टेम में क्या रूट हेयर होंगे, कौन से एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे, ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, आउटवर्ड प्रोटेक्टिव लेयर जो है, और अपेंडेजेस कौन सी होंगी, ट्राइकोम्स होंगे, और कुछ कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर। cells are arranged in multiple layers between endodermis, epidermis and pericycle constitute the cortex। जो हमारी ये एपिडर्मिस है, अरे यहाँ वाले सेल्स तो दिख ही नहीं रहे होंगे आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स हैं बच्चों, that are not visible in the diagram। चलिए जी बना दिया आपके लिए। तो बच्चों ये हमारी है एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक हमारे बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, और ये सारी लेयर ऑफ सेल्स जो है वो क्या बना रही हैं, कॉर्टेक्स। इनको क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब ये जो कॉर्टेक्स थी इसमें 3 सब जोन्स हैं, 3 डिफरेंट सब जोन्स हैं, जिसमें पहला सब जो जोन है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के तुरंत बाहर बाद वाली लेयर, नीचे वाली, और ये किससे बनी होगी बच्चों, कॉलन काइमेटस सेल से। ये जो पहली लेयर है, ये वाली लेयर, ये क्या है, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे लेयर जो कॉलेनकाइमा सेल से बनी है उसका नाम क्या है, हाइपोडर्मिस। अब ये क्या करती है, यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सेकंड लेयर है, सेकंड जोन है, वो क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स। जो हाइपोडर्मिस के नीचे लेयर आ रही है वो क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स, जिसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, पैरेनकाइमेटस सेल्स। जो यहाँ पे सेल्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, पैरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे है हमारी कॉर्टिकल लेयर्स, सेल्स कैसे हैं, पैरेनकाइमा वाले। देन हमारे पास लास्ट इनर मोस्ट जो एंडोडर्मिस की तरफ है वो क्या है, एक ऐसी लेयर जिसके सेल्स जो हैं वो स्टार्च में रिच हैं, इसीलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोल दिया जाता है। इस लेयर को क्या बोल दिया जाता है, स्टार्च शीथ। एक ऐसी लेयर जिसके सेल्स जो हैं वो स्टार्च कंटेनिंग है, रिच इन स्टार्च है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्च शीथ। क्लियर। ये है यहाँ पे एंडोडर्मिस, ये वाली लेयर। क्लियर। चलो पेरीसाइकल की अगर हम बात करें, अब हमें पता है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या होता है बच्चों, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। चलिए डायग्राम में देख लें, जो हमारा पेरीसाइकल है वो यहाँ पे हमारे पास इस तरह पैचेस में प्रेजेंट है। पेरीसाइकल कौन से सेल से बना हुआ है, ये बना है आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल से। क्लियर। स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना है हमारा पेरीसाइकल, और किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये फ्लोएम के ऊपर। देखो फ्लोएम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के सेल किससे बने हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल से। चलिए देन क्या बोला गया है, इन बिटवीन वास्कुलर बंडल देयर आर फ्यू layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays। medullary rays क्या होती हैं बच्चे, जहां ये हमारे अगर vascular bundles हैं, सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, यहाँ हमारे ये vascular bundles अरेंज हैं, तो इनके बीच में कुछ एलोंगेटेड इस तरह से रे लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मेड्यूलरी रेज। कुछ इस तरह से पैरेनकाइमेटस सेल से बने हुए रेज की फॉर्म में सेल्स अरेंज्ड होंगे और उनको क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी रेज। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग लाइक पैटर्न। तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो इस तरह से, ये प्रॉपर आपको रिंग लाइक अरेंजमेंट, एक सर्कुलर पैटर्न में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हैं, देख रहे हो, दिस इज द सर्कुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। तो ये रिंग लाइक अरेंजमेंट जो है वैस्कुलर बंडल का, वो डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। ईच वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट। फ्लोएम और जाइलम जो है वो एक साथ एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे, ओपन यानी बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, एंड डार्क कंडीशन होगी, यानी कि जो प्रोटोजाइलम है वो इनवर्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो यहीं पे ड्रॉ कर लें हम। तो अगर ये हमारा फ्लोएम बना दिया मैंने, बीच में आप येलो वाले को समझ लीजिए, चलो बना ही देते हैं, ये है हमारा कैम्बियम, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है,
बीच बीच में हमारे पास प्रेजेंट होगा ये मेटाफ्लोएम और नीचे नीचे प्रोटोफ्लोएम। बड़ा बना दे थोड़ा, छोटू बन गया। तो एक वैस्कुलर बंडल बनाया अगर मैंने, सपोज इस एक वैस्कुलर बंडल को मैंने यहां किया जूम, क्लियर। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ऊपर हमारे पास फ्लोएम अरेंज्ड है, सपोज ये मैंने फ्लोएम बना दिया। फ्लोएम के बाद बच्चों प्रेजेंट होगा हमारे पास एक कैम्बियम, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। और देन हमारे पास प्रेजेंट होंगे हमारा जाइलम। तो जो हमारे पास प्रोटोजाइलम था वो कहाँ प्रेजेंट है, ये है प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम, ये है हमारा फ्लोएम एंड दिस इज कैम्बियम। ठीक है, तो जब प्रोटोजाइलम इनवर्ड प्रेजेंट है तो वो कंडीशन क्या थी, एंडार्क। तो ऐसे ही बहुत सारे वैस्कुलर बंडल जो हैं डाइकोट स्टेम में पूरा एक सर्कुलर पैटर्न में, जैसे ये अरेंज है, मैंने आपको एक वैस्कुलर बंडल यहाँ जूम करके दिखाया, पूरा इस तरह से होगा अंदर से। तो इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में रिंग लाइक अरेंजमेंट में ये वैस्कुलर बंडल जो है वो अरेंज होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे डाइकोट स्टेम का। लार्ज नंबर ऑफ राउंड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्यूपाई द सेंटर। सेंटर में कुछ यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे बड़े बड़े, जो ये सेंटर कैविटी को ऑक्यूपाई करेंगे। और ये बड़े बड़े सेल्स जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, पिथ। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पिथ। जो हम सेंटर में बोल रहे थे ना कि सेंट्रल जो सेल्स हैं उनको पिथ बोलते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स, जो इस तरह से पूरे जो हमारा वैस्कुलर बंडल है उसके बीच में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों। अब ये मोनोकोट स्टेम का डायग्राम है। मोनोकोट स्टेम में आप एक चीज देखिए, नोट करो कि एक तो वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। यहाँ आप देखिए वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग लाइक अरेंजमेंट कुछ नहीं है उनका, कहीं भी पड़े हैं, इधर उधर फैले पड़े हैं, है ना, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। दूसरी बात आप ये नोट करो कि जो हमारे पास ये बाउंड्री पे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो छोटे हैं और ये अंदर वाले बड़े बड़े हैं। जो पेरिफेरी की तरफ वैस्कुलर बंडल होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल इन साइज, और जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, दे आर लार्ज इन साइज। तो ये डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मोनोकॉट स्टेम के पास स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, जो हमारी हाइपोडर्मिस थी डाइकोट स्टेम के केस में, वो किससे बनी हुई थी, हाइपोडर्मिस बनी हुई थी कॉलनकाइमेटस सेल से। और जो हमारी मोनोकॉट स्टेम है उसमें हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि वैस्कुलर बंडल्स कोई अरेंजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, स्कैटर्ड किधर भी बिखरे पड़े हैं। और कैसे जो वैस्कुलर बंडल है उनके आसपास एक शीट प्रेजेंट है, बंडल शीट जिसको बोलते हैं, और वो शीट जो है वो लेयर किससे बनी है, अगेन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। आप यहां देखो बच्चों, ये हमारे पास वैस्कुलर बंडल है, सपोज इसके आसपास ये जो लेयर एक शीट प्रेजेंट है जो किससे बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बनी हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए मार्क किया हुआ है बंडल शीट। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो पूरे वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं और क्या बना लेते हैं, बंडल शीट। जो हमारा ग्राउंड टिश्यू है वो कैसा होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, मेनली पैरेनकाइमेटस सेल से बना होगा। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट तो है पर क्लोज है, क्योंकि मोनोकॉट्स की बात हो रही है, ओपन नहीं होंगे, नो सेकेंडरी ग्रोथ, ओनली क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल यानी कैम्बियम एब्सेंट है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है यानी फ्लोएम और जाइलम जो है वो एक ही रेडियाई पे अरेंज्ड है। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल जो है वो स्मॉलर हैं, अभी बताया कि बाहर बाहर जो प्रेजेंट है ना पेरिफेरी की तरफ, वो कैसे हैं, छोटे हैं। Then centrally located ones. Phloem parenchyma is absent in case of monocot stem and water containing cavities are present within vascular bundle. जो हमारे vascular bundles होंगे बच्चों उनमें इस तरह से कुछ बड़ी बड़ी कैविटीज प्रेजेंट होंगी जो क्या करेंगी, वाटर कंटेन करती हैं, जाइलम से ही बनी होती हैं बेसिकली। प्रोटोजाइलम जो है उनमें कुछ कैविटीज आ जाती हैं, उसको प्रोटोजाइलम लेक्यूने भी बोल देते हैं, दैन दीज कंटेन्स वाटर ओनली। चलो जी, अब बारी आती है लीफ की। लीफ में भी पहले हम डाइकोट लीफ पढ़ेंगे एंड देन हम मोनोकोट लीफ पढ़ेंगे। डाइकोट लीफ जो है बच्चे दैट इज डॉर्सी वेंट्रल, इसको बोला जाता है क्योंकि इसके डॉर्सल साइड के स्ट्रक्चर्स और वेंट्रल साइड के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम एग्जैक्टली, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉर्सरी वेंट्रल लीफ। ये डायग्राम है। तो सबसे पहले जब हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं
एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ का यानी कि डाइकॉट लीफ का, तो उसमें हमें जो मेन चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या होती है, उसकी एपिडर्मिस, उसका मेसोफिल। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो लीव्स के केस में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगे जिनको हम मेसोफिल सेल्स बोलेंगे। तो क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड उसका वैस्कुलर सिस्टम हम देखेंगे। एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो अडेक्सियल एपिडर्मिस होगी और अबेक्सियल एपिडर्मिस होगी। जो अपर तरफ की एपिडर्मिस है उसको हम क्या बोलेंगे, अडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर साइड की एपिडर्मिस है वो क्या होगी बच्चे, अबेक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पे बीच में आप देखिए ये पूरा मेसोफिल टिश्यू है। अब मेसोफिल टिश्यू भी है वो दो टाइप के सेल्स है उसमें, या तो उसमें पेलिसेड मेसोफिल है या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल है। जो पेलिसेड मेसोफिल है उसमें पेरेंकाइमेटा सेल्स जो इस तरह क्लोजली अरेंज हैं, पैरेलल टू ईच अदर क्लोजली अरेंज हैं, बहुत कम कहीं इंटरसेलुलर स्पेस है। और वहीं अगर स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें हम तो उसमें राउंड शेप, स्फेरिकल या ओवल हमारे पास पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं जिनमें बहुत सारी एयर कैविटीज, ये खाली आपको स्पेसिस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो स्पॉन्जी मेसोफिल में क्या देखने को मिलेंगी, एयर कैविटीज। वहीं हमारा पेलिसेड मेसोफिल है वहां पेरेंकाइमेटस सेल्स एकदम बिल्कुल पास पास पैरेलली अरेंज्ड पड़े हैं। और जो पेलिसेड मेसोफिल है वो आपको अपर साइड यानी अडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलेगा, और जो हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल है वो आपको लोअर एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलेगा। और स्टोमेटा की बच्चे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लोअर एपिडर्मिस है उसके पास ये जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए इतनी बात हम देखें थ्योरी में। अबैक्सियल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस, उसके पास ज्यादा स्टोमेटा है देन द अडेक्सियल। अपर से ज्यादा स्टोमेटा कहां होंगी, लोअर एपिडर्मिस के पास। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है वो है हमारा मेसोफिल। और मेसोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेंकाइमा। मेसोफिल जो है वो किससे बना है, पेरेंकाइमेटस सेल से बना है। ऐसे पेरेंकाइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है और वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मेसोफिल में दो तरह का पेरेंकाइमा होगा, पेलिसेड या फिर स्पॉन्जी। अडेक्सियल यानी कि जो हमारा अपर सरफेस है उस पे कैसा होगा, पेलिसेड पेरेंकाइमा, जिसमें ऐसे सेल्स होंगे जो वर्टिकली लंबे लंबे अरेंज हैं पैरेलली एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ हमारा होता है स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, जो ओवल राउंड होंगे, लूजली अरेंज होंगे, एंड वो किस तरफ होंगे, हमारे लोअर एपिडर्मिस की तरफ, अब एक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होंगे। न्यूमरस लार्ज स्पेसेस या एयर कैविटीज, जो हमारा स्पॉन्जी पेरेंकाइमा है हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया, उसमें क्या थी, बहुत सारी एयर कैविटीज थी। अब हम अगर इनके वैस्कुलर सिस्टम की बात करें यानी वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे तो इसमें देखो बच्चे, जो लीव्स हैं उनमें वेन्स के हिसाब से वैस्कुलर बंडल का साइज डिपेंड करता है। जो मेन वेन है, मिड रिब है, उसमें वैस्कुलर बंडल बड़े होंगे। जो वेन्स हैं आगे वेनलेट्स और छोटी हो जाती हैं डाइकॉट लीफ के केस में। तो जैसे हमारी मेन वेन जो मिड रिब है उसमें बड़े वैस्कुलर बंडल होंगे, फिर मेन वेन्स में थोड़े कम साइज के हो जाएंगे, देन वेन्स में थोड़े और छोटे, वेनलेट्स जो उनसे भी छोटे हैं उनमें और छोटे वैस्कुलर बंडल्स होंगे। तो साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट विनेशन। अब डाइकॉट लीफ में क्या होती है बच्चों, रेटिकुलेट विनेशन होती है। सपोज दिस इज अ डाइकॉट लीफ, ये है इसकी मिड रिब जो कि क्या है, मोटी। अब इस मिड रिब से निकलती हैं कुछ मेन वेन्स, थोड़ी कम थिकनेस की बनाएंगे हम मिड रिब से इस तरह, ठीक है। अब इस मेन वेन से निकलती हैं कुछ आगे वेन्सलेट्स जो और पतली होंगी। तो जैसी जिस वेन की थिकनेस होगी, अब सबसे मोटी कौन है, ये मिड रिब, उसमें बड़े वैस्कुलर बंडल होंगे। उससे कम मोटी कौन थी, ये हमारी वेन, जो मेन वेन थी उसमें थोड़े छोटे साइज के होंगे हमारे वैस्कुलर बंडल, और ये जो पतली पतली वेनलेट्स हैं इनमें और छोटे वैस्कुलर बंडल्स होंगे। तो यही हमारी थ्योरी में भी कहा गया है कि रेटिकुलेट विनेशन जो है, ये क्या है, रेटिकुलेट विनेशन। डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं तो वेन के साइज के हिसाब से हमारे जो वैस्कुलर बंडल है उनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा। अब वैस्कुलर बंडल जो है, थिक वॉल्ड बंडल शीट, इनके अराउंड भी क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, बंडल शीट प्रेजेंट होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा बंडल शीट प्रेजेंट है। जाइलम जो है वो ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, और फ्लोएम भी सराउंडिंगली प्रेजेंट है। क्लियर, चलिए जी, ओके ये सब हमने पढ़ लिया। देन आती है मोनोकॉट रूट की बात। मोनोकॉट रूट को बोला गया है आइसोबाइलेटरल, क्योंकि इसमें जो दोनों सरफेस के स्ट्रक्चर हैं डोर्सल वेंट्रल वो सेम है। आइसो मींस सेम, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द अडेक्सियल सरफेस, अडेक्सियल एपिडर्मिस होगी ये,
लोअर साइड पे यहाँ पे अबैक्सियल जो एपिडर्मिस है वहां हमें स्टोमेटा देखने को मिलेगा। दिस इज द अबैक्सियल एपिडर्मिस। अब यहाँ पे देखो कोई मीजोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पेलिसेड, स्पॉन्जी सब एक तरह के पेरेंकाइमेटा सेल्स हैं। मीजोफिल जो हमारा टिश्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पेलिसेड स्पॉन्जी। डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल इज नॉट देयर इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आइसोबाइलेटरल में स्टोमेटा हमें पता है कि दोनों तरफ पे प्रेजेंट होंगे, अबैक्सियल अडेक्सियल दोनों तरफ पे ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्टोमेटा। डाइकोट रूट में क्या था, सिर्फ आपको लोअर एपिडर्मिस के पास स्टोमेटा देखने को मिल रहे थे, बट मोनोकॉट रूट में क्या है, ऑन बोथ द सरफेस। मीजोफिल जो है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ग्रासिस की मैं बात करूं, बेसिकली ग्रासिस में क्या होता है, जो हमारी अडेक्सियल एपिडर्मिस है उनमें वेन्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, एक खास तरह के सेल्स बना लेती हैं जो कि अंदर से खाली होंगे, बड़े बड़े सेल्स जो खाली हैं, कलरलेस हैं, और इनको क्या बोला जाता है, बुलीफॉर्म सेल्स। अब ये सेल्स जो हैं बुलीफॉर्म सेल्स, वो पानी से अगर भरे रहेंगे तो वो कैसे होंगे, हमारे पास रिजिड होंगे, अगर उनमें से पानी निकल जाएगा तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे। तो बेसिकली व्हेन बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, तो उस टाइम पे जब ये फूले हुए हैं सेल्स एकदम, तो लीव मतलब ये रिजिड हो जाएंगे, जब इनमें पानी भरा हुआ है तो लीव की सरफेस एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। जब पानी का स्ट्रेस है, पानी की कमी है, तो इन बुलीफॉर्म सेल्स में जो पानी भरा हुआ था वो निकल जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो गया, स्कैसिटी ऑफ वाटर, तो ये बेचारे पिचक जाएंगे। जब ये पिचकेंगे तो लीव पूरी कर्ल हो जाएगी। बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे, वेन्स वाले सेल्स की तो बात हो रही है, तो वो कर्ल कर लेंगे लीव को, तो सरफेस जो एक्सपोज्ड सरफेस था लीव का वो कम हो जाएगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे ये सेल्स। तो ये फंक्शन है हमारे बुलीफॉर्म सेल्स का। When they are flaccid due to water stress, जब फ्लैसिड पिचक गए हैं, वाटर स्ट्रेस आ गया है, तो ये क्या कर लेंगे, दे मेक द लीव कर्ल टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, तो लीव को कर्ल कराएंगे, वाटर लॉस को कम करेंगे। पैरेलल विनेशन होती है मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में विनेशन कैसी होती है, पैरेलल। अगर ये एक मोनोकॉट रूट है तो इसमें इस तरह से क्या होगी, पैरेलल विनेशन होगी, यानी कि सब वेन्स का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, एंड एक्सेप्ट द मेन वेन, जो हमारी मेन जो सेंट्रल वेन है उसको छोड़ के, या फिर अगर पैरेलल विनेशन इस तरह से है, सपोज ये हमारी मेन वेन है, तो इस तरह से अगर पैरेलल विनेशन है तो मेन वेन जो है सिर्फ वही थोड़ी थिक है, बाकी की वेन्स जो है वो कैसी हैं, थिन, सेम साइज की हैं। तो जो मेन वेन के वैस्कुलर बंडल होंगे उनका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी जो वेन्स हैं उनका जो वैस्कुलर बंडल है, वहां जो वैस्कुलर बंडल होंगे उनका सबका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन। तो क्या है, मोनोकॉट रूट जो हमारी लीफ है उसमें पैरेलल विनेशन है, रिफ्लेक्टेड इन नियर द सिमिलर साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो बाकी सब जगह वैस्कुलर बंडल का साइज सेम रहेगा एक्सेप्ट द मेन वेन्स। जो मेन वेन्स हैं वहां पे जो वैस्कुलर बंडल है वो थोड़े लार्ज साइज हो सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी थिक होती है, बाकी जगह जो वैस्कुलर बंडल है वो आपको छोटे दिखेंगे एज कंपेयर टू द मेन वेन। क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने स्टार्टिंग में टिश्यूज पढ़े, टिश्यूज होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। देन हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देन हमने एनाटॉमी स्टडी की इन एक्चुअल टीएस ऑफ डाइकोट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड इन डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो सारा चैप्टर इन वन शॉट वी हैव कवर्ड इट ऑल। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा, लेक्चर समझ आया तो लाइक कर दो सेशन को। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपना कमेंट वहां कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। सेशन को शेयर कर दो बच्चे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी अपनी नीट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाए, उनको भी हेल्प हो। नीट नोवा बाय अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसा नीट रिलेटेड कॉन्टेंट जो है आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।